सागर, IGPTRI, EOW में DIG का पद, इसके अलावा टिगरा, रीवा और सागर में SPS ट्रेनिंग सेंटर के पद शामिल हैं। जो IPS का कैडर रिव्यू का प्रस्ताव गृह मंत्रालय के द्वारा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को भेजा गया था, वो नियमानुसार नहीं था। यही कारण है कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने उस पर आपत्ति लगाई थी। दरअसल जो अखिल भारतीय सेवा के पद हैं, उसमें 2% से ज्यादा पदों का इजाफा नहीं किया जा सकता है कैडर रिव्यू में, लेकिन DG के 5 पद से बढ़ाकर 7 पद करने सहित कुछ और पद बढ़ा दिए गए थे, जो नियमों के प्रावधान के तहत नहीं था। यही कारण है कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस पर आपत्ति ली थी और वापस भेज दिया था। अब मध्य प्रदेश में कमिश्नर सिस्टम लगने के बाद फिर दिल्ली ये जो IPS कैडर रिव्यू का प्रपोजल है वो भेजा गया है। IPS कैडर रिव्यू के पिछले प्रस्ताव को कैबिनेट सेक्रेटरी ने आपत्ति ली थी, इसी वजह से इसमें अब संशोधन किया। जब मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नरी लागू हो गई तो राज्य सरकार को भी बल मिला और दोबारा फिर इस IPS कैडर रिव्यू के प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा है। अखिल भारतीय सेवा के कैडर रिव्यू में 2% से ज्यादा पद बढ़ाने का प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार को दोबारा भेजे IPS कैडर रिव्यू प्रस्ताव में 29 पद बढ़ाने की मांग की गई है। IPS कैडर रिव्यू के प्रपोजल में 29 पदों को बढ़ाने के साथ ही 21 पदों को समर्पित भी किया गया है। जो पद IPS कैडर में अनुपयोगी साबित हो रहे थे, उन पदों को समर्पित किया गया है। अब यदि इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय और DOPT मंजूरी दे देता है तो जो IPS कैडर के अनुपयोगी 21 पद थे वो समाप्त हो जाएंगे और 29 जो नए पद बनाए गए हैं वो उसमें समाहित हो जाएंगे। IPS कैडर रिव्यू के प्रपोजल को मंजूरी मिलती है तो मध्य प्रदेश में 166 से बढ़कर 174 पद हो जाएंगे। जो वर्किंग पोस्ट है IPS की वो 174 पद हो जाएंगे। IPS कैडर रिव्यू के नए प्रस्ताव में भोपाल और इंदौर में कमिश्नर के IG रैंक के 2 नए पद मांगे गए हैं। इसके अलावा DIG रैंक के 2 और भोपाल एवं इंदौर में DCP के 10 पद बढ़ाने का भी प्रस्ताव इस IPS कैडर रिव्यू में शामिल है। पुलिस अधीक्षक स्तर के 10 नए पद भी IPS कैडर रिव्यू में मांगे गए हैं। यदि ये पद बढ़ जाते हैं तो IPS का जो कैडर है उसमें कुछ पद बढ़ेंगे जरूरत के हिसाब से। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा गया है और अब देखना है इस पर मंजूरी कब मिलती है। अब रुख करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की ओर। डिजिटल ग्रामीण साक्षरता के मामले में मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से भी पीछे है। इतना ही नहीं, इस मामले में राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी मध्य प्रदेश से काफी आगे हैं। इन राज्यों में डिजिटल गांव की संख्या मध्य प्रदेश से काफी अधिक है, जबकि बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे बड़े राज्यों की तुलना में डिजिटल ग्रामीण साक्षरता के मामले में मध्य प्रदेश आगे है। मध्य प्रदेश के 307 गांव डिजिटल साक्षर हो चुके हैं। गांव के ग्रामीण घर बैठे नागरिक सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, जबकि झारखंड के 821, छत्तीसगढ़ के 537, उत्तर प्रदेश के 542, राजस्थान के 506 गांव डिजिटल साक्षर हो चुके हैं। इधर तमिलनाडु में महज 46, पंजाब में केवल 80 गांव को अभी तक डिजिटल साक्षर बनाया जा सका है। यही हाल कुछ गुजरात का है। यहाँ 156, उत्तराखंड में 161, ओडिशा में 186, हरियाणा में 193, बिहार में 206 और महाराष्ट्र में 261 गांव अभी तक डिजिटल साक्षर हुए हैं। देश में शहरों और गांवों को नए दौर के साथ चलने के लिए डिजिटल साक्षर बनाने केंद्र सरकार और राज्य सरकार योजनाएं चला रही हैं। साइबर के जरिए ग्राम पंचायत स्तर के कार्यालयों को डिजिटल दुनिया से जोड़ा जा रहा है। इसमें स्कूल, पंचायत कार्यालय, डाकघर आदि शामिल हैं। शुरुआत में प्रयास था कि गांव का कम से कम एक व्यक्ति डिजिटल साक्षर हो जाए ताकि वहां के लोग ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ ले सकें। इसके बेहतर परिणाम सामने आने लगे हैं। डिजिटल साक्षरता योजना में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर गांव पर 9,99,000 की राशि खर्च की जा रही है। गांव में संचार सुविधाएं शुरू की गई,
जिससे वाईफाई नेटवर्क काम कर सके। साथ ही प्रत्येक गांव में सोलर लाइट भी योजना के तहत उपलब्ध कराई जा रही है ताकि गांव रोशन हो सके। ग्रामीणों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान संचालित करती है। इन योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को कंप्यूटर चलाने या डिजिटल एक्सेस डिवाइस जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन आदि से ईमेल भेजना और प्राप्त करना, इंटरनेट ब्राउज करना, सरकारी सेवाओं का उपयोग करना, सूचना के लिए खोज करना, डिजिटल भुगतान शुरू करना सिखाया जाता है। डिजिटल ग्रामीण साक्षरता के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति वाकई झारखंड और छत्तीसगढ़ से पीछे है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के गांव मध्य प्रदेश से ज्यादा बेहतर स्थिति में है। इस मामले में डिजिटल ग्रामीण साक्षरता में राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी मध्य प्रदेश से काफी आगे है। मध्य प्रदेश में इस दिशा में अभी काफी काम करना बाकी है। मध्य प्रदेश को अपनी इस काम में गति बढ़ाना होगी। बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे बड़े राज्य डिजिटल ग्रामीण साक्षरता में मध्य प्रदेश से पीछे हैं। इस मामले में जरूर मध्य प्रदेश इन राज्यों से आगे है। मध्य प्रदेश के अभी तक 307 गांव डिजिटल साक्षर हो चुके हैं। इन 307 गांवों के लोगों को अब डिजिटल जो सुविधाएं हैं वो सब मिल रही हैं। ग्रामीण डिजिटल साक्षरता से लोग घर बैठे नागरिक सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। झारखंड के 821, छत्तीसगढ़ के 537, उत्तर प्रदेश के 542 गांव डिजिटल साक्षर हो चुके हैं। यहाँ के ग्रामीण डिजिटल साक्षरता का पूरी तरह सुविधा ले रहे हैं। तमिलनाडु में महज 46, पंजाब में केवल 80 गांवों को अभी तक डिजिटल साक्षर बनाया जा सका है। गुजरात के 156, उत्तराखंड में 161, ओडिशा में 186 गांव डिजिटल साक्षर हो सके हैं। हरियाणा में 193, बिहार में 206 और महाराष्ट्र में 261 गांव डिजिटल साक्षर बना दिए गए हैं। डिजिटल साक्षरता योजना के लिए हर गांव में 9,99,000 की राशि खर्च की जा रही है, जिससे इन गांवों में डिजिटल साक्षर बनाने की सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। डिजिटल साक्षरता के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी काम कर रही है, कई योजनाएं चला रही है केंद्र सरकार के साथ ही। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। परेड की सलामी के दौरान ग्राउंड पर चौपाई की चहलकदमी से मंत्री जी के प्रोग्राम में पड़े रंग में भंग पर राजनीतिक गलियारों में लोग तरह तरह की कानाफूसी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कहीं ये विपक्ष की चाल तो नहीं थी, इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए। मंत्री जी ने इस घटनाक्रम की जांच तो नहीं कराई, अलबत्ता व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले अनुविभागीय दंडाधिकारी को जरूर खरी खोटी सुना दी थी। मामला कुछ इस तरह है कि भिंड में गणतंत्र दिवस परेड की सलामी के बाद परिवहन मंत्री भाषण दे रहे थे। इसी दौरान एक बैल की परेड ग्राउंड पर एंट्री हो गई। बैल परेड ग्राउंड पर चहलकदमी करने लगा। बैल को बाहर भगाने के लिए कई लोग इधर उधर भागते नजर आए। बैल ने सभी को खूब छकाया। परेड ग्राउंड पर अचानक आकर्षण का केंद्र मंत्री जी की बजाय बैल बन गया था। इसलिए राजनीतिक गलियारों में लोग अभी तक इस घटना को चटखारे लेकर मजे ले रहे हैं। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड।